दोस्तों, हर साल एक नया आईफोन लॉन्च होता है और लोग अपनी किडनियां बेचने पर उतारू हो जाते हैं उसे खरीदने के लिए। अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक बढ़वा लेते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी लॉन्च होते ही उसे खरीद सके और उन्हें वो न्यू यूजर एक्सपीरियंस मिल सके जिसका कंपनी ने दावा किया है। एप्पल बोलता है इस बार कैमरा थोड़ा और प्रो है, ये पहले से 40% ज्यादा बेटर है, 30% ज्यादा बेटर है, ये चिप लॉन्च कर दी है। A30, 40, 90 कहां तक पहुंचेगा ये चीज पता नहीं चल रहा है। हर साल नया दावा किया जाता है कि ये पहले वाले से बेटर है। पर जरा सोचिए, क्या नया आईफोन हर साल खरीदना इतना जरूरी है, या फिर एप्पल ने आपके कंज्यूमर बिहेवियर को समझ लिया है और उसे साइकोलॉजिकली हैक कर लिया है। हर साल कुछ परफॉर्मेंस मेजर दिखाकर हमें अपग्रेडेशन का लालच दिया जाता है और हर साल एप्पल लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बना देता है कि जैसे नया आईफोन लेना एक लाइफ अपडेट के बराबर है। इसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इसी तरीके की बातें करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे एप्पल कंपनी ने कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न को समझ लिया है और उसे कैसे वो बार बार हर साल ट्रिगर करता रहता है। तो इस पूरी केस स्टडी में यही हमें समझने को मिलेगा कि एप्पल का नया फोन हर साल क्यों लॉन्च होता है। इसके अलावा ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि चीज़ों को डिटेल से समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आपको इस कंपनी की स्ट्रेटजी पूरी तरीके से समझनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको बीच की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और अगर इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न से आपको निकलना है, इसको क्रैक करना है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एप्पल कंपनी आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली और प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है। इसकी स्थापना 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। स्टार्टिंग में एप्पल का उद्देश्य केवल पर्सनल कंप्यूटर ही बनाना था, लेकिन समय के साथ साथ कंपनी ने अपने दायरे को बढ़ाया और स्मार्टफोन, टैबलेट, वियरेबल डिवाइसेस और डिजिटल सर्विसेज के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन पेश किया, जिसने न केवल मोबाइल फोन उद्योग की दिशा ही बदल के रख दी, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। आईफोन केवल एक स्मार्टफोन नहीं है, ये एप्पल के इकोसिस्टम, ब्रांड वैल्यू और इनोवेशन स्ट्रेटजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एप्पल ने हर साल नया आईफोन पेश करके ये सुनिश्चित किया है कि न केवल उनकी रेवेन्यू बढ़ती रहे, बल्कि ब्रांड रेलेवेंस और कस्टमर एंगेजमेंट भी कंटिन्यूसली बनी रहे। ये स्ट्रेटजी सुपरफिशियल रूप से केवल कंपनी के प्रॉफिट को ही नहीं बढ़ाती, इसके पीछे गहन व्यावसायिक, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल कारण भी मौजूद है। इस वीडियो का मकसद ये समझना है कि एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की रणनीति कैसे काम करती है। इसमें हम आईफोन के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इकोसिस्टम लॉक-इन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गहराई से एनालाइज करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इस रणनीति का उपभोक्ता बाजार और कॉम्पिटिटर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की प्रक्रिया केवल टेक्निकल इनोवेशन तक ही सीमित नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर, ब्रांड परसेप्शन और कंज्यूमर बिहेवियर पर भी आधारित है। यूजर्स को ऐसा महसूस कराया जाता है कि नया आईफोन केवल एक गैजेट नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल का एक सिंबल है। यही कारण है कि लाखों लोग हर साल अपग्रेड करते हैं, चाहे उन्हें अपने पुराने मॉडल में कोई भी प्रॉब्लम ना दिख रही हो। एप्पल का आईफोन केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये स्ट्रेटजी इनोवेशन, मार्केटिंग और कंज्यूमर साइकोलॉजी का मिश्रण है, जो एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना के रखती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि आईफोन का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्राइसिंग और इकोसिस्टम स्ट्रेटजी कैसे एप्पल की डोमिनेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करती है। हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है जो इसे मार्केट में लॉन्च होने से लेकर उसकी डिक्लाइन फेज तक ले जाता है। आईफोन का ये लाइफ साइकिल में 4 फेसेस में डिवाइडेड होता है, जिसमें लॉन्च, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी और डिक्लाइन फेज। एप्पल ने इस प्रक्रिया को इतनी सावधानी और स्ट्रेटेजिकली मैनेज किया है कि हर साल एक नया मॉडल लॉन्च करना कंपनी के लिए सहज और लाभकारी बन चुका है। जब एप्पल कोई नया आईफोन पेश करता है तो ये केवल एक नया फोन लॉन्च करना नहीं होता, बल्कि इसे एक इवेंट की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इस चरण में कीमतें बहुत हाई रखी जाती हैं
और बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया बज़ तैयार किया जाता है। शुरुआती खरीदार या अर्ली अडॉप्टर्स सबसे पहले आईफोन खरीदते हैं और उसके फीचर्स और एक्सपीरियंस का गुणगान करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2017 में आईफोन एक्स का लॉन्च देखा जाए तो ओलेड स्क्रीन, फेस आईडी और नया डिजाइन इसे रिवॉल्यूशनरी बना रहे थे। उस समय मीडिया और यूजर रिव्यूज ने इसे इंस्टेंट हाइप दी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्री ऑर्डर्स दिए लगे। जैसे ही नया आईफोन बाजार में स्टेब्लिश हो जाता है, वो अपने डेवलपमेंट फेज में एंटर करता है। इस समय सेल्स तेजी से बढ़ती है और एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सुधार करता है। नए फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है और मार्केटिंग कैंपेन्स में उनके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आईफोन 11 में नाइट मोड कैमरा और A13 चिप्स ने यूजर्स को बेहतर फोटो और बेटर परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस दिया। डेवलपमेंट फेज में ब्रांड लॉयल्टी मजबूत होती है और यूजर्स एप्पल के इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। मार्केट सैचुरेशन के करीब पहुंचने पर आईफोन मैच्योरिटी फेज में एंटर करता है। सेल्स स्टेबल हो जाती है और एप्पल ट्रेड इन ऑफर्स, EMI स्कीम और रिफर्बिश यूनिट को प्रमोट करता है। ये स्ट्रेटजी नए यूजर्स को अट्रैक्ट करती है और रेवेन्यू को स्टेबलाइज रखती है। एग्जाम्पल के लिए आईफोन 7, 7 प्लस ने लॉन्च के कुछ वर्षों तक लगातार सेल्स में ग्रोथ दिखाई। मैच्योरिटी फेज में एप्पल ये सुनिश्चित करता है कि पुराने यूजर्स भी इकोसिस्टम में बने रहें और नए यूजर्स को नए मॉडल की ओर आकर्षित किया जा सके। फाइनली हर आईफोन अपने डिक्लाइन फेज की ओर बढ़ता है। पुराने मॉडल ऑब्सोलेट हो जाते हैं और नई टेक्नोलॉजी उन्हें पीछे छोड़ देती है। इस फेज में एप्पल रिफर्बिश यूनिट, रिप्लेसमेंट पार्ट्स और एक्सेसरीज के माध्यम से रेवेन्यू कैप्चर करता है और यूजर्स को नए आईफोन के लिए रेडी करता है। उदाहरण के लिए आईफोन 5s के डिक्लाइन फेज में एप्पल ने रिफर्बिश यूनिट और एक्सेसरीज के माध्यम से यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में बनाए रखा। इस प्रकार एप्पल का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल केवल सेल्स बढ़ाने का साधन नहीं है, ये ब्रांड लॉयल्टी बनाए रखने, यूजर्स को इकोसिस्टम में जोड़े रखने और हर साल नए मॉडल के एंटीसिपेशन के लिए तैयार करने का बहुत ही पावरफुल टूल है। इस फेज में केयरफुली प्लान्ड स्टेप के कारण एप्पल अपने आईफोन की मांग और रेलेवेंस लगातार बनाए रखता है। चैप्टर 3 में हम देखेंगे प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी। एप्पल की सबसे प्रभावशाली और क्लेवर स्ट्रेटजी में से एक है प्राइस स्कीमिंग। ये वह तरीका है जिसमें नया आईफोन पहले बहुत ऊंची कीमत पर लॉन्च किया जाता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी कीमतें कम कर दी जाती हैं। शुरुआत में हाई प्राइस रखने का उद्देश्य केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता, बल्कि ये ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी और प्रीमियम इमेज को बनाए रखने का भी एक तरीका है। जब कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो शुरुआती बायर्स इसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे इसकी कीमत अन्य स्मार्टफोन्स की तुलना में बहुत ही अधिक क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स की शुरुआत $1199 की कीमत पर हुई थी। ये कीमत केवल प्रोडक्ट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को कवर नहीं करती, बल्कि यूजर्स को ये महसूस करवाती है कि वो एक प्रीमियम एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं। अब समय के साथ साथ एप्पल धीरे धीरे कीमतें कम करना स्टार्ट करता है। इससे दो बड़े बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट होता है कि जो स्टार्टिंग बायर से हाई प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, और दूसरा, जो लोग शुरुआत में इतना खर्च करने में हेजिटेट कर रहे थे, वे बाद में रिड्यूस प्राइस पर नया आईफोन खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इससे मल्टी सेगमेंट रेवेन्यू कैप्चर किया जा सकता है और कंपनी को अधिक से अधिक मार्केट तक पहुंच मिलती है। प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी एप्पल को ये भी सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हर साल नया आईफोन लॉन्च करना फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहे। इससे पुराने मॉडल के लिए डिमांड क्रिएट होती है और यूजर अपग्रेड करने के लिए साइकोलॉजिकली रेडी रहते हैं। एप्पल ये स्ट्रेटजी हर नए मॉडल में माइनर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट्स करता है, जिससे यूजर को ये लगता है कि नया मॉडल बहुत जरूरी है, जबकि टेक्निकल रूप से पुराने मॉडल अभी भी फंक्शनल और रिलायबल होते हैं। एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रेटजी केवल रेवेन्यू बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, ये ब्रांड इमेज और कंज्यूमर परसेप्शंस को भी कंट्रोल करती है। एक प्रीमियम प्राइस रखने से यूजर्स में यह भावना पैदा होती है कि आईफोन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल भी है, जिससे यूजर्स साइकोलॉजिकली इंक्लाइंड होते हैं
कि हर साल नया आईफोन खरीदना उनके लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार प्राइस स्कीमिंग केवल एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि ये एप्पल के पूरे बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग अप्रोच का एक पार्ट है। ये स्ट्रेटजी एप्पल को हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, ब्रांड लॉयल्टी और हैबिचुअल अपग्रेडिंग बिहेवियर को जनरेट करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एप्पल अपने इकोसिस्टम में यूजर्स को लॉक इन करके रखता है। एप्पल की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजीज में से एक है उसका इकोसिस्टम लॉक इन। एप्पल का इकोसिस्टम केवल आईफोन तक सीमित नहीं है, इसमें आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, आईक्लाउड, एप्पल म्यूजिक और ऐप स्टोर भी शामिल है। ये सभी डिवाइस और सर्विसेज इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि एक बार यूजर इसमें शामिल हो जाए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब एक यूजर आईफोन खरीदता है और उसे आईक्लाउड पर फोटो, डॉक्यूमेंट्स और डेटा स्टोर करना शुरू कर देता है, तो उसे अपने डेटा और एक्सपीरियंस को खोने का डर भी लगा रहता है। इसी कारण जब न्यू मॉडल आता है तो यूजर अपग्रेड करने के लिए इंक्लाइंड होता है, क्योंकि उसके सारे डिवाइसेस और सर्विसेज सीमलेस तरीके से सिंक रहते हैं। एप्पल वॉच केवल आईफोन के साथ ही काम करती है और एयरपॉड्स की एडवांस फीचर्स सिर्फ एप्पल डिवाइस में ही पूरी तरीके से फंक्शनल होते हैं। इस तरह यूजर धीरे धीरे एप्पल इकोसिस्टम का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। इकोसिस्टम लॉकिंग का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत गहरा है। यूजर्स में ब्रांड लॉयल्टी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो केवल नए आईफोन खरीदते ही नहीं, बल्कि एप्पल के अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईफोन यूजर्स एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन, एप्पल टीवी प्लस और आईक्लाउड स्टोरेज प्लान को भी एडॉप्ट करते हैं, जिससे कंपनी की रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ती रहती है। एप्पल की ये स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटर से अलग है। जबकि अन्य स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल हार्डवेयर पर फोकस करते हैं, एप्पल पूरे इकोसिस्टम को एक साथ पेश करता है। इससे यूजर्स का एक्सपीरियंस सुपीरियर बनता है और स्विचिंग कॉस्ट यानी दूसरे ब्रांड पर जाना महंगा या इनकन्वीनियंट हो जाता है। यही कारण है कि एक बार कोई यूजर एप्पल के इकोसिस्टम में आ जाए तो वो अक्सर वर्षों तक वहीं फंसा रहता है। इकोसिस्टम लॉक इन न केवल बिजनेस एडवांटेज तक सीमित है, ये एप्पल के लिए एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल भी बन जाता है। हर नया आईफोन, हर नया मैकबुक, हर ई सर्विसेज इस इकोसिस्टम को और मजबूत बनाते हैं। यूजर्स धीरे धीरे इस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और अपग्रेड करने की उनके पास एक आदत सी बन जाती है। इस तरीके से एप्पल का इकोसिस्टम लॉकिंग स्ट्रेटजी उनकी लॉन्ग टर्म डोमिनेंस और हाई प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बड़ा बेस बन जाती है। ये स्ट्रेटजी न केवल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बल्कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल बल्कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से भी बेहद प्रभावी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं ब्रांडिंग और साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एप्पल की सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है उसकी ब्रांडिंग और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में। एप्पल ने अपने ब्रांड को केवल टेक्नोलॉजिकली एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया है। ये स्ट्रेटजी कंपनी को कॉम्पिटिटर से अलग करती है और यूजर्स में एक डीप इमोशनल कनेक्शन को पैदा करती है। एप्पल के प्रोडक्ट्स का डिजाइन मिनिमलिस्टिक होता है, इंटरफेस इंट्यूटिव है और पैकेजिंग बेहद क्लीन और अट्रैक्टिव है। जब कोई यूजर आईफोन खोलता है तो उसे केवल एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। यही सादगी एप्पल को अन्य कंपनियों से अलग बनाती है और यूजर्स के मन में ब्रांड की वैल्यू और प्रेस्टीज बढ़ती है। एप्पल के एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन केवल फीचर्स के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि ये स्टोरी और एक्सपीरियंस को पेश करते हैं। कैमरा की क्षमता, बैटरी लाइफ या स्पीड के बजाय एप्पल ये दिखाता है कि इन डिवाइसेस से आप अपने जीवन को कैसे बेहतर, आसान और शानदार बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईफोन के एड्स अक्सर इमोशंस, क्रिएटिविटी और पर्सनल एक्सप्रेशन पर फोकस करते हैं, जिससे यूजर्स में ब्रांड के साथ साइकोलॉजिकल बॉन्ड बनता है। एप्पल ने सालों तक यूजर्स के बीच में रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और क्वालिटी का एक ट्रस्ट बनाया है। यूजर्स जानते हैं
कि एप्पल के प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल, सिक्योर और हाई परफॉर्मेंस होते हैं। यही ट्रस्ट यूजर्स को हर साल नए आईफोन खरीदने और एप्पल इकोसिस्टम में बने रहने के लिए एनकरेज करता है। एप्पल की ब्रांडिंग स्ट्रेटजी केवल मार्केटिंग तक ही सीमित नहीं है, ये यूजर्स के साइकोलॉजी को समझकर बनाई गई है। एप्पल के उत्पादों में फोमो, एस्पिरेशन, एक्सक्लूसिविटी, हैबिट फॉर्मेशन जैसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स एप्पल के प्रोडक्ट्स में एम्बेडेड होते हैं। ये स्ट्रेटजी यूजर्स को न केवल प्रोडक्ट खरीदने के लिए एनकरेज करती है, बल्कि उन्हें ब्रांड के लॉयल एडवोकेट्स के रूप में भी बदल देती है। इस तरीके से एप्पल का ब्रांडिंग और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसकी लॉन्ग टर्म डोमिनेंस का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। ये स्ट्रेटजी सिर्फ प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि ब्रांड लॉयल्टी, यूजर एंगेजमेंट और इकोसिस्टम रिटेंशन का भी पावरफुल टूल है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि एप्पल की मार्केटिंग साइकोलॉजी क्या होती है। एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिर्फ प्रोडक्ट प्रमोशन तक ही सीमित नहीं है, यह पूरी तरीके से यूजर की साइकोलॉजी पर बेस्ड है। हर नया आईफोन लॉन्च केवल एक डिवाइस को पेश करने का एक मौका नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इवेंट बन जाता है जो यूजर्स के मन में एक्साइटमेंट और अर्जेंसी पैदा करता है। एप्पल अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के माध्यम से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना पैदा करता है, जिससे यूजर्स को लगता है कि अगर उन्होंने नया आईफोन अभी नहीं लिया तो वे आउटडेटेड हो जाएंगे। हर नए आईफोन लॉन्च के समय एप्पल केयरफुली क्यूरेटेड वर्ड्स और विजुअल का उपयोग करता है। प्रेजेंटेशन में बार बार टर्म्स जैसे रिवॉल्यूशनरी, नेवर बिफोर, गेम चेंजिंग सुनने को मिलते हैं। वीडियोस और एडवर्टाइजमेंट्स में नए फीचर्स का प्रदर्शन इस तरह से किया जाता है कि यूजर्स को महसूस हो कि ये आईफोन उनके जीवन को बेहतर बना देगा। एप्पल हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि यूजर का एक्सपीरियंस और इमोशन दोनों हाईलाइटेड हो, ताकि प्रोडक्ट सिर्फ एक टेक्निकल गैजेट बनकर नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल और पर्सनल नेसेसिटी लगने लगे। एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में स्कार्सिटी और एक्सक्लूसिविटी भी होती है। प्री ऑर्डर्स और लिमिटेड स्टॉक से यूजर्स में अर्जेंसी पैदा होती है। इससे सिर्फ सेल बढ़ती ही नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की वैल्यू और डिजायरेबिलिटी भी परसेप्शन में बढ़ जाती है। यूजर्स फील करते हैं कि वे एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और उन्हें इस एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनने का अवसर बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा एप्पल मार्केटिंग में सटल सोशल प्रूफ और ट्रेंड सेटिंग भी शामिल करता है। जब टेक इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स और सेलिब्रिटीज नए आईफोन की तारीफ करते हैं, तो ये नॉर्मल यूजर को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। उन्हें लगता है कि नया आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल चॉइस है। इस तरह एप्पल यूजर्स को परचेज डिसीजन तक साइकोलॉजिकली गाइड करता है। इस प्रकार एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी तरह यूजर माइंड और बिहेवियरल ट्रिगर्स पर आधारित है। ये स्ट्रेटजी केवल प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ब्रांड लॉयल्टी, हैबिचुअल अपग्रेडिंग और इकोसिस्टम रिटेंशन का एक पावरफुल टूल भी है। एप्पल ने यह साबित कर दिया है कि मार्केटिंग केवल एडवर्टीजमेंट नहीं, बल्कि यूजर साइकोलॉजी और परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि एप्पल की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन स्ट्रेटजी कैसी होती है। एप्पल की सफलता का एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन और प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। एप्पल ने अपने प्रोडक्ट और लॉजिस्टिक नेटवर्क को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो न केवल एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है, बल्कि कॉस्ट कंट्रोल, टाइमली डिलीवरी और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी बनाए रखता है। आईफोन के कंपोनेंट्स दुनिया भर से आते हैं और फाइनल असेंबली मुख्य रूप से फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन जैसी पार्टनर कंपनियों द्वारा की जाती है। भारत, चीन और अन्य देशों में एप्पल ने स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना रखे हैं। उदाहरण के लिए भारत से एप्पल के आईफोन का एक्सपोर्ट लगभग $22 बिलियन तक पहुंच चुका है। इससे न केवल प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, बल्कि टैक्स इंसेंटिव्स, लोकल मार्केट पेनिट्रेशन और ग्लोबल डिमांड फुलफिलमेंट में भी मदद मिलती है। एप्पल की सप्लाई चेन इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है कि हर साल नया आईफोन लॉन्च करना और ग्लोबल स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही आसान हो जाता है। एप्पल की प्रोडक्शन स्ट्रेटजी केवल मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है,
ये लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी से भी जुड़ी हुई है। एप्पल इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स लॉन्च के समय स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबिलिटी बनी रहे। एडवांस फोरकास्टिंग मॉडल्स और एआई बेस्ड डिमांड प्रेडिक्शन का उपयोग करके एप्पल सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस और प्रोडक्शन डिलेस को मिनिमाइज करता है। साथ ही एप्पल की सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर भी ध्यान देती है। मल्टीपल सप्लायर्स और जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कंपनी नेचुरल डिजास्टर्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज या मैन्युफैक्चरिंग डिलेज जैसी समस्याओं से कम प्रभावित होती है। इससे एप्पल का इकोसिस्टम, कस्टमर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट लॉन्चेस सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार एप्पल की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एक सोफिस्टिकेटेड, ग्लोबल और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क है। ये न केवल आईफोन के टाइमली लॉन्च और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन को सुनिश्चित करती है, बल्कि कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट डोमिनेंस का भी आधार है। एप्पल की ये रणनीति साबित करती है कि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक में भी संभव है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एप्पल ने टेक्नोलॉजी और एआई को इंटीग्रेट किया हुआ है। एप्पल हमेशा से ही इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए जाना जाता है और आईफोन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल मार्केटिंग गिमिक नहीं है, बल्कि ये यूजर्स के एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज्ड, इंटेलिजेंट और सीमलेस बनाने का एक माध्यम है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल इंटेलिजेंस और एआई बेस्ड कैमरा ऑप्टिमाइजेशन ये सुनिश्चित करते हैं कि फोटोज और वीडियोस हर लाइटिंग कंडीशन में एकदम परफेक्ट आए। स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट और पर्सनलाइज्ड एप्स जैसे फीचर्स भी एआई के माध्यम से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जेनमोजी और एडवांस फेस आईडी जैसे टूल्स एप्पल इकोसिस्टम में एआई के उपयोग के स्पष्ट उदाहरण हैं। ये टेक्नोलॉजी यूजर्स को ये अनुभव देती है कि डिवाइस उसके यूजिंग पैटर्न को समझता है और उसके लिए ऑप्टिमाइज होता है। एआई इंटीग्रेशन सिर्फ यूजर कन्वीनियंस तक ही सीमित नहीं है, यह एप्पल के लिए प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और कस्टमर सपोर्ट में भी उपयोगी है। डिवाइस फेलियर प्रेडिक्शन, सॉफ्टवेयर अपडेट और पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से एप्पल अपनी सर्विसेज को और बेहतर बनाता है और यूजर्स को इकोसिस्टम में बनाए रखता है। एप्पल की ये स्ट्रेटजी उपयोगकर्ता को हर साल नए आईफोन खरीदने के लिए इनडायरेक्टली एनकरेज करती है। एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन और कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट ये सिग्नल देती है कि नया मॉडल बेहतर है, भले ही पुराने मॉडल में अधिक फंक्शंस अभी पूरी तरीके से काम कर रहे हों। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यूजर्स को हैबिचुअल अपग्रेडिंग की ओर ले जाता है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी और एआई का इंटीग्रेशन एप्पल की लॉन्ग टर्म डोमिनेशन का एक अहम हिस्सा है। ये केवल प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्रांड परसेप्शन, यूजर एंगेजमेंट और इकोसिस्टम रिटेंशन को भी बहुत मजबूत बनाता है। एप्पल ये साबित करता है कि इनोवेशन केवल हार्डवेयर और डिजाइन में नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर, इंटेलिजेंस और एआई में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे एप्पल का फाइनेंशियल एनालिसिस। एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की रणनीति का सबसे स्पष्ट प्रमाण उसके वित्तीय आंकड़ों में देखा जा सकता है। FY24 में एप्पल की कुल रेवेन्यू $390 बिलियन थी, जिसमें आईफोन की कंट्रीब्यूशन $199.5 बिलियन थी, यानी लगभग 51%। ये आंकड़ा स्पष्ट करता है कि आईफोन एप्पल की कमाई का सेंटर है और सालाना लॉन्च स्ट्रेटजी कंपनी के लिए कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। फाइनेंशियल एनालिसिस से पता चलता है कि एप्पल का मॉडल हाई मार्जिन, हाई वॉल्यूम और मल्टी सेगमेंट रेवेन्यू कैप्चर करता है। हाई इनिशियल प्राइसिंग और सबसीक्वेंट ट्रेड इन ऑफर्स कंबाइंड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते हैं। इसके साथ ही एप्पल का इकोसिस्टम, जिसमें आई क्लाउड, एप्पल म्यूजिक और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज शामिल हैं, रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। इसका मतलब है कि एप्पल केवल एक बार सेल नहीं करता, बल्कि यूजर्स को लगातार इकोसिस्टम में एंगेज रखता है। एप्पल की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज में
जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमेरिका, यूरोप, चीन और भारत जैसे बड़े मार्केट्स में एप्पल का मजबूत प्रेजेंस रेवेन्यू स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। एग्जाम्पल के लिए भारत से एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट लगभग $22 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। ये इंटरनेशनल सप्लाई चेन, प्रोडक्शन हब और लोकलाइज्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के कारण संभव हुआ है। रेवेन्यू के अलावा एप्पल अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान देता है। प्रोडक्शन और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को नियंत्रित करता है और हाई क्वालिटी डिवाइसेस को ग्लोबल स्केल पर हर समय उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि कंपनी हर साल नया आईफोन लॉन्च करने के बावजूद कंसिस्टेंटली हाई प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखती है। इस प्रकार ये फाइनेंशियल एनालिसिस ये क्लियर करता है कि आईफोन एप्पल के लिए सबसे बड़ा अर्निंग ड्राइवर है और हर साल नया मॉडल कंपनी की रेवेन्यू स्टेबिलिटी, मार्केट डोमिनेंस और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का बेस है। एप्पल की स्ट्रेटजी सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट करना भी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे एप्पल यूजर्स की साइकोलॉजी को एडॉप्ट करता है। एप्पल की सक्सेस केवल उसके प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे यूजर्स की साइकोलॉजी को गहराई से समझने और उसका सही इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी पर भी है। एप्पल ने वर्षों में एक ऐसी कल्चर और बाइंग बिहेवियर तैयार की है जिसे हम अपग्रेड कल्चर कह सकते हैं। यूजर्स हर साल नए आईफोन खरीदते हैं, भले ही पुराने मॉडल में कोई कमी ना हो, क्योंकि एप्पल उन्हें ये महसूस कराता है कि नया मॉडल उनके जीवन और एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देगा। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट 3 तरीकों से पैदा किया जाता है। पहला, नोवेल्टी और इनोवेशन का सिग्नल। हर साल नया आईफोन नए फीचर्स, फास्टर प्रोसेसिंग और एडवांस कैमरा कैपेबिलिटीज के साथ आता है। इससे यूजर में ये परसेप्शन आता है कि पुराना मॉडल अब ऑब्सोलेट है। एग्जाम्पल के लिए आईफोन 12 में आईफोन 13 से केवल माइनर हार्डवेयर इंप्रूवमेंट्स हुए थे, लेकिन एप्पल ने इसे इस तरीके से मार्केट किया कि यूजर्स को लगे कि ये बहुत ज्यादा आवश्यक अपग्रेड है। दूसरा तरीका है सोशल इन्फ्लुएंस और स्टेटस सिग्नलिंग। एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल गैजेट नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। लोग अपने पीयर्स और सोशल सर्कल में दिखाने के लिए नया आईफोन खरीदते हैं। इसके पीछे सटल सोशल प्रूफ और ट्रेंड सेटिंग भी काम करता है। इन्फ्लुएंसर्स और टेक रिव्यूअर्स के पॉजिटिव फीडबैक से यूजर्स साइकोलॉजिकली इंपैक्टेड होते हैं। तीसरा तरीका है हैबिट फॉर्मेशन। एप्पल का इकोसिस्टम इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि एक बार यूजर डिवाइसेस और सर्विसेज के साथ जुड़ जाए तो अपग्रेड करना सहज और नेचुरल लगने लगता है। iCloud, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और अदर सर्विसेज का सीमलेस इंटीग्रेशन यूजर्स को हर साल नए मॉडल के साथ इकोसिस्टम में बनाए रखता है। इस तरीके से कंज्यूमर साइकोलॉजी एप्पल की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये केवल सेल बढ़ाने का ही एक साधन नहीं है, बल्कि हैबिचुअल परचेजिंग, ब्रांड लॉयल्टी, इकोसिस्टम रिटेंशन को भी सस्टेन करता है। एप्पल ने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ टेक्निक और फीचर्स ही पर्याप्त नहीं है। यूजर साइकोलॉजी को समझना और उसे इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करना कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि एप्पल के सामने क्या क्रिटिसिज्म और क्या चैलेंजेस हैं। हालांकि एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की स्ट्रेटजी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होती है, लेकिन इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। यूजर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो एप्पल अक्सर माइनर अपग्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा ऊंची फीस लेता है। कई बार नए फीचर्स पुराने मॉडल की तुलना में केवल मामूली होते हैं, लेकिन यूजर साइकोलॉजिकल प्रेशर और मार्केटिंग हाइप के कारण अपग्रेड कर लेते हैं। इसके अलावा एप्पल ने अपने मॉडल से चार्जर्स और ईयरफोन्स हटाना शुरू कर दिया, जिससे यूजर्स को अतिरिक्त खर्च और इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। रिपेयर पॉलिसीज भी कई बार जटिल और महंगी होती है, जिससे यूजर्स को डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो हर साल नया आईफोन लॉन्च करना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ाने का कारण बनता है। रिपेयरेबिलिटी कम और रिप्लेसेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से पुराने डिवाइसेस को रिसाइकल करने का सही तरीके से उपयोग में लाने के बजाय
यूजर्स डिस्कार्ड कर देते हैं। ये ग्लोबल ई वेस्ट क्राइसिस में बढ़ोतरी का एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर है। सोशल पर्सपेक्टिव से भी ये स्ट्रेटजीज कई बार क्रिटिसिज्म का सामना कर चुकी हैं। एप्पल के प्रोडक्ट अब स्टेटस सिंबल बन गए हैं और लोग अक्सर EMI या लोन्स पर डिवाइसेस खरीदते हैं। इससे कुछ यूजर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है। वहीं हैबिचुअल अपग्रेडिंग कल्चर भी लोगों में अननेसेसरी कंजप्शन और मटेरियलिस्टिक माइंडसेट को बढ़ावा देता है। इसके बावजूद एप्पल ने इन क्रिटिसिज्म का प्रैक्टिकल समाधान करने की कोशिश भी की है। रिफर्बिश्ड यूनिट्स, रिसाइकलिंग प्रोग्राम और सस्टेनेबल पैकेजिंग जैसे मेजर्स इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने का प्रयास है। लेकिन ये स्पष्ट है कि एप्पल हर साल नया आईफोन लॉन्च करने की स्ट्रेटजी केवल टेक्निकल और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बल्कि एथिकल, एनवायरमेंटल और सोशल पर्सपेक्टिव से भी चैलेंजेस से भरी हुई है। एप्पल की स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके साथ साथ यूजर्स, सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर भी महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ता है। इस संतुलन को समझना और इन चुनौतियों का समाधान करना एप्पल के लिए भविष्य की एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं एप्पल का उसके प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण। एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की रणनीति तभी पूरी तरीके से समझी जा सकती है जब उसके प्रतिस्पर्धी के दृष्टिकोण को देखा जाए। सैमसंग, गूगल, Xiaomi और OnePlus जैसी कंपनियां स्मार्टफोन मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाती हैं। ये कंपनियां अक्सर रैपिड इनोवेशन, एग्रेसिव प्राइसिंग और डाइवर्स प्रोडक्ट लाइंस के माध्यम से यूजर्स को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन एप्पल की स्ट्रेटजी पूरी तरीके से अलग है। एप्पल कॉम्पिटिटर्स की तुलना में हाई मार्जिन, लो वॉल्यूम अप्रोच अपनाता है, जबकि सैमसंग और Xiaomi अपने उत्पादों को सभी प्राइस सेगमेंट में उपलब्ध कराते हैं। एप्पल केवल प्रीमियम सेगमेंट पर ही फोकस करता है। इसका मतलब है कि एप्पल यूजर्स में एक्सक्लूसिविटी और प्रीमियम परसेप्शन पैदा होता है, जबकि कॉम्पिटिटर्स मास मार्केट कैप्चर करते हैं। उदाहरण के लिए सैमसंग गैलेक्सी सीरीज में लो एंड से हाई एंड तक डिवाइसेस होते हैं, जबकि आईफोन हर साल हाई एंड सेगमेंट में लिमिटेड मॉडल ही लॉन्च करता है। टेक्निकल इनोवेशन के मामले में भी एप्पल का अप्रोच एकदम अलग है। कॉम्पिटिटर्स हर साल न्यू हार्डवेयर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के माध्यम से compete करते हैं, जबकि एप्पल माइनर हार्डवेयर अपग्रेड के साथ यूजर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इकोसिस्टम स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। फेस आईडी, आई मैसेज, एयर ड्रॉप और सीमलेस क्रॉस डिवाइस कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं एप्पल यूजर्स के लिए स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा देती हैं। मार्केटिंग और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज में भी एप्पल का अपना ही एक अलग एज है। कॉम्पिटिटर्स में मार्केटिंग अधिक फीचर सेंट्रिक होती है, जबकि एप्पल एक्सपीरियंस सेंट्रिक और इमोशन सेंट्रिक मार्केटिंग करता है। यूजर्स को लगता है कि आईफोन न केवल एक टेक्निकल गैजेट है, बल्कि लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल भी है। यही वजह है कि एक बार एप्पल इकोसिस्टम में आने के बाद यूजर अन्य ब्रांड्स में आसानी से स्विच नहीं करते। इस तुलनात्मक विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि एप्पल की स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अधिक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर, एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम, साइकोलॉजिकल एंगेजमेंट और प्रीमियम प्राइसिंग मॉडल का मिश्रण एप्पल को मार्केट डोमिनेंस बनाए रखने में सक्षम रखता है, जबकि कॉम्पिटिटर्स हाई वॉल्यूम, एग्रेसिव प्राइसिंग और हार्डवेयर इनोवेशन पर निर्भर रहते हैं। एप्पल अपनी यूनिक पोजीशनिंग और इकोसिस्टम लॉक इन से यूजर्स को बनाए रखता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धियों के दृष्टिकोण से देखने पर एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की रणनीति केवल रेवेन्यू जनरेशन का ही एक साधन नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म मार्केट डोमिनेंस और ब्रांड लॉयल्टी को सस्टेन करने का सबसे पावरफुल हथियार है। इस चैप्टर में देखते हैं कि एप्पल की हर साल नया आईफोन लॉन्च करने की स्ट्रेटजी से सोशली और एनवायरमेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की रणनीति केवल तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि पर्यावरण और समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जब हर साल नया मॉडल बाजार में आता है तो पुराने डिवाइसेस ऑब्सोलेट हो जाते हैं और उनका डिस्पोजल एक नया एनवायरमेंटल चैलेंज बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसे हम ई वेस्ट कहते हैं, दुनिया भर में बढ़ रहा है और एप्पल जैसे ब्रांड की मास प्रोडक्शन
इस समस्या में योगदान करती है। रिपेयरेबिलिटी और रिप्लेसेबिलिटी के मामले में भी एप्पल पर अक्सर आलोचना होती है। पुराने आईफोन्स को रिपेयर करना या हार्डवेयर को अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कॉस्टली होता है। इसका मतलब ये है कि यूजर्स अक्सर पुराने फोन्स डिस्कार्ड कर देते हैं, जिससे एनवायरमेंटल बर्डन बढ़ता है। हालांकि एप्पल ने रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स और रिफर्बिश डिवाइस इनिशिएटिव शुरू किए, लेकिन ये चैलेंजेस अभी भी कम नहीं हुए। सामाजिक दृष्टिकोण से भी एप्पल की स्ट्रेटजी मिक्स्ड रिएक्शन पैदा करती है। एक तरफ एप्पल के प्रोडक्ट्स हजारों लोगों के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए अवसर प्रदान करते हैं। चीन, भारत और अन्य देशों में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग हब लाखों लोगों को काम देते हैं। दूसरी तरफ हैबिचुअल अपग्रेडिंग और प्रीमियम प्राइसिंग कल्चर कई यूजर्स पर फाइनेंशियली प्रेशर डालता है। लोग अक्सर ईएमआईज या लोन्स पर डिवाइस खरीदते हैं, जिससे अननेसेसरी डेट और कंजप्शन की प्रवृत्ति बढ़ती है। एप्पल इस चुनौती का पार्शियल सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करता है। रिफर्बिश्ड यूनिट्स, ट्रेड इन प्रोग्राम और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसे मेजर्स ये सुनिश्चित करने के प्रयास हैं कि एनवायरमेंटल कार्बन फुटप्रिंट कम हो और यूजर्स को सस्टेनेबल ऑप्शंस भी मिल सके। लेकिन ये स्पष्ट है कि हर साल नया आईफोन लॉन्च करना इंट्रिंसिकली रिसोर्स इंटेंसिव प्रक्रिया है और इसके प्रभाव को पूरी तरह से एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। इस चैप्टर में हमने देखा कि एप्पल की स्ट्रेटजी केवल रेवेन्यू और ब्रांड लॉयल्टी तक ही सीमित नहीं है। ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव को भी इम्पैक्ट करती है। कंपनी को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बनाए रखते हुए एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि एप्पल के सामने अब भविष्य की क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या स्ट्रेटजीज हैं। एप्पल की हर साल नया आईफोन लॉन्च करने की स्ट्रेटजी ने कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान और इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनियों में से एक बना दिया है। लेकिन भविष्य में एप्पल की रणनीति और इसकी संभावनाएं किस दिशा में जाएंगी, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, बाजार का सैचुरेशन और चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर भविष्य की प्लानिंग में मुख्य भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले इनोवेशन की दिशा में एप्पल लगातार नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी और फोल्डेबल डिस्प्लेस जैसी नई टेक्नोलॉजीज भविष्य के आईफोन्स में इंटीग्रेट होने की संभावनाएं है। एप्पल के लिए ये चुनौती है कि वे हर साल एक नया मॉडल सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड के साथ लॉन्च न करें, बल्कि यूजर के एक्सपीरियंस में वास्तविक और नोटिसेबल सुधार लाएं। दूसरी डायरेक्शन है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस और रेगुलेशंस बढ़ रही है। एप्पल को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नए आईफोन्स कम रिसोर्स इंटेंसिव हो और ज्यादा रिसाइक्लेबल हो और कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो। रिफर्बिश्ड प्रोग्राम्स, रिसाइकलिंग इनिशिएटिव और रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस भविष्य की स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा होंगे। थर्ड डायरेक्शन है ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन और लोकलाइजेशन। इंडिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे तेजी से बढ़ते मार्केट में एप्पल की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ी है। यहाँ एप्पल को प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, लोकलाइज प्रोडक्शन और मार्केटिंग कैंपेन्स के माध्यम से नई कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करना होगा। फोर्थ डायरेक्शन है इकोसिस्टम इवोल्यूशन। एप्पल केवल आईफोन ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम, जिसमें आईपैड, मैक, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और सर्विसेज यूजर्स के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहता है। फ्यूचर स्ट्रेटजी ये भी होगी कि इकोसिस्टम और भी इंटरकनेक्टेड, पर्सनलाइज और इंडिस्पेंसेबल बने। इससे यूजर हैबिचुअल अपग्रेडिंग और ब्रांड लॉयल्टी दोनों बनी रहेगी। फाइनली भविष्य में एप्पल की स्ट्रेटजी हाईटेक इनोवेशन, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल एक्सपेंशन और इकोसिस्टम इनहेंसमेंट का एक संयोजन होगी। ये सुनिश्चित करेगा कि एप्पल सिर्फ प्रेजेंट मार्केट पे ही नहीं बल्कि आने वाले डेकेड्स में भी डोमिनेंस बनाए रखे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की ओर। एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की रणनीति न केवल कंपनी की वित्तीय सफलता का आधार है, बल्कि ये तकनीकी नवाचार, ब्रांडिंग, उपभोक्ता मनोविज्ञान और वैश्विक बाजार में उसकी प्रभुत्वता का भी एक मुख्य स्तंभ है। इस अध्ययन में हमने देखा कि एप्पल का अप्रोच केवल नए फीचर्स को पेश करना या उच्च मूल्य पर बिक्री करना नहीं है, बल्कि ये एक सुविचारित स्ट्रेटजी है जो हर पहलू में यूजर्स को इकोसिस्टम में बनाए रखने और हैबिचुअल अपग्रेडिंग कल्चर को उत्पन्न करने पर केंद्रित है।
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के प्रत्येक चरण में एप्पल ने केयरफुली प्लान्ड स्टेप्स अपनाए हैं और लॉन्च से लेकर डिक्लाइन तक हर मॉडल का ट्रेजेक्टरी इस तरह डिजाइन किया गया है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो सके और ब्रांड लॉयल्टी बनी रहे। प्राइस स्कीमिंग, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, इकोसिस्टम लॉक-इन और एआई इंटीग्रेशन जैसी स्ट्रेटजीज ये सुनिश्चित करती हैं कि यूजर्स न केवल नया आईफोन खरीदें बल्कि एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा भी बने रहें। इस रणनीति के पीछे कुछ आलोचनाएं और चुनौतियां भी हैं। हाई प्राइसिंग, माइनर अपग्रेड्स, ई वेस्ट और हैबिचुअल कंजप्शन जैसे इशू इसे एथिकल और इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण से विवादित बनाते हैं। एप्पल ने इन चुनौतियों का पार्शियल समाधान किया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हर साल नया आईफोन लॉन्च करना इंट्रिंसिकली रिसोर्स इंटेंसिव और सोशली इंपैक्टफुल प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एप्पल का यूनिक अप्रोच इसे लॉन्ग टर्म डोमिनेंस और मार्केट सस्टेनेबिलिटी देता है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर, एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम, इमोशन सेंट्रिक मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक ग्लोबल सप्लाई चेन का मिश्रण कॉम्पिटिटर्स से अलग और सुपीरियर यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इसके साथ ही भविष्य की संभावनाएं जैसे एआई ड्रिवन इनोवेशन, एआर इंटीग्रेशन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन एप्पल की लॉन्ग टर्म रिलेवेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस प्रकार एप्पल की हर साल आईफोन लॉन्च करने की रणनीति केवल उत्पाद या तकनीक तक ही सीमित नहीं है। ये वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण का एक जटिल संयोजन है। यही वजह है कि एप्पल आज भी दुनिया की सबसे मूल्यवान और इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी में से एक है और ये रणनीतियां आने वाले दशक में भी कंपनी की सफलता की कुंजी बनी रहेंगी। तो दोस्तों, ये था एप्पल के आईफोन के हर साल लॉन्च होने के ऊपर एक केस स्टडी और आप बताइएगा कि ये केस स्टडी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट या फिर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एनकरेजमेंट से ही मैं इस तरीके का वापस से केस स्टडीज अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग कंपनीज पे बनाता रहूंगा। तो कीप सपोर्टिंग एंड स्टे अनबायस्ड और मैं हूँ आशीष अनबायस्ड।